ऋषभ जी, ऋषभ जी, आ! ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी। उन असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागिन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। पहले जहरीला डार्ट निकालती हूँ। You were right. जब वो भाई को छोड़ के गई तो मुझे लगा यश से शादी कर लेगी, और वो वापस आ गई। वो भाई को नहीं छोड़ने वाली। रितेश, ऋषभ ने मुझे कह दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, ऑब्वियसली प्रथा से। लेकिन रितेश, मैंने भी फैसला कर लिया है। इस ऋषभ के सर पे प्रथा का प्यार का जो बोझ सवार है ना, उससे मैं उतार के रहूंगी। उसके लिए मुझे उस घर में आना है रितेश। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। प्रथा ने मेरा प्यार मुझसे छीना है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा प्यार छीना है। रितेश, तुम भी अपने प्यार का बदला लो। तुम्हें अपना प्यार नहीं हासिल करना है क्या? रितेश देखो, प्रथा गई अभी यश से शादी करने के लिए, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ वो यश से शादी नहीं करने वाली। वो वापस आएगी, वो ऋषभ को नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था ना, वो कहीं नहीं जाने वाली। आ गई ना वापस। अच्छा हो मैंने बात माननी तुम्हारी। अब हम दोनों मिलके उन दोनों को अलग करेंगे। ये किसने, ये कैसे हुआ ये? ऋषभ जी, आप आराम कीजिए, इस बारे में मत सोचिए। अरे कैसे आराम करूं प्रथा? मेरे घर में ही किसी ने मुझ पे अटैक किया और तुम कह रही हो कि आराम करो? ये कौन हो सकता है? पता नहीं ऋषभ जी, मैंने देखने की कोशिश की पर मुझे नहीं दिखा। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, प्लीज आराम कीजिए। उन असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागिन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। कोई है जो आपकी जान लेना चाह रहा है ऋषभ जी, पर मैं नहीं लेने दूंगी। मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हमारे यहाँ एक रस्म है, शादी के बाद पहली रसोई घर की नई बहू बनाती है, खासकर स्वीट डिश। और आज की रसोई समायरा और रीम बना रही है। हमने बना ली मम्मी जी। ओह, आइए हम आपको सर्व करते हैं। मैं भी मदद करती हूँ। नहीं ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तुम भी खा लो बेटा। ऋषभ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। प्रथा, चलो ना पुरानी बातें भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। आखिर हम सब एक ही फैमिली है अब, तो इसलिए मेरी पहली रसोई की पहली मिठाई लो, खाओ। ऑफ कोर्स, नए रिश्ते बनाते हैं और इन रिश्तों में थोड़ी मिठास खोलते हैं। उर्वशी, देखा तुमने? मेरे दोनों बेटों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल ही इनकी शादी हुई है। देख रही हूँ सीमा, पर मैं ये भी सोच रही हूँ
कि लास्ट मिनट पे ये दोनों लड़कियां कैसे बदलते हैं। मेरे बेटे कहानी बदल देंगे। प्रथा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में कुछ ज्यादा ही लोग हैं? पता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए? गाइस, मैं और समायरा हनीमून पर जा रहे हैं। ओह, ओह ग्रेट। रीम, मुझे लगता है तुम्हें और रितेश को भी जाना चाहिए साथ में। 2 जोड़ियां क्यों जाएंगी? प्रथा और ऋषभ भी जाएंगे। उनको क्यों छोड़ दिया तुमने? हाँ, अब देखो ना, इन दोनों के बीच की दूरियां भी अब दूर होती जा रही है। नहीं नहीं मम्मी जी। नो 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 एक्सक्यूज, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम दोनों जरूर जाओगे। इनफैक्ट डेस्टिनेशन भी मैंने फाइनल कर दिया है, देहरादून। बाकी होटल बुकिंग भी मैंने करवा दी है तीनों कपल्स के लिए। जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। लो, शर्मा गई मेरी बहू। प्रथा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो बचपन में तुमने सोचा था, तुम्हें वो खुशी मिल गई और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल गया। लेकिन इस प्यार में इस देश का प्यार और जो तुम्हारा फर्ज है इस देश के लिए, वो मत भूलना। तुम्हें याद है ना, हमें अगला महाअसुर भी ढूंढना है। हाँ दीदी याद है, पर महाअसुर तक पहुंचने के लिए हमें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा और बहुत सतर्क रहना होगा। महाअसुर को पता तक ना चले कि हम उसका पता ढूंढ रहे हैं। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि प्रथा भाभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने तुमसे ही शादी की। लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना तुम वैसे ही हो जैसा प्रथा भाभी ने बताया, तो मैं नो नो नो, आई स्वेयर, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ। ऋषभ, वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। क्या हो गया प्रथा? कुछ नहीं होगा। शेषनाग की किताब में लिखा था वो महाअसुर मेरे प्यार पे प्रहार करेगा, और वो कर भी रहा है। मुझे उस महाअसुर तक पहुंचना है। रितेश, मैंने जानबूझ के ये वाला रूम लिया है। ऋषभ और प्रथा वो वाले रूम है। दोनों रूम्स इंटरकनेक्टेड है। मुझे उन पे नजर रखनी है रितेश। उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। छिपकली, 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 प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ, प्लीज छिपकली, छिपकली। मुझे डर लग रहा है और आपको हंसी आ रही है। अरे हंसी नहीं आएगी तो क्या? तुम छिपकली को देखकर इतना डर गई तो मुझसे तो तुम्हें बहुत डर लगेगा ना, क्योंकि बेड एक है और सोने वाली तो। I mean, I do love you, but जब तक तुम और मैं we don't get आता। सर, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दूं? लगा ही देता हूं सर। मैं सोच रहा था मैं जरा मेडिकल शॉप होकर आ जाऊं। हाँ, मेडिकल शॉप? इंसान जरूरत पड़ने पर ही तो जाता है ना। आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे पर इसमें शर्म कैसी? I mean, सर में दर्द हो रहा है तो इंसान मेडिकल शॉप ही जाएगा ना दवाई लेने। अच्छा, सर दर्द? तुम्हें क्या लगा? नहीं, वो मुझे लगा कि पता नहीं। अब समझा तुम्हें क्या लगा। वैसे आइडिया कुछ बुरा नहीं है।
अच्छा सुनो ना, वो पहाड़ियां देख रही हो? सुना वहां पे बहुत ही एक स्पेशल चाय वाला है। तो मेडिसिन शॉप तो जा ही रहा हूँ, वापसी आते वक्त तुम्हारे लिए वो स्पेशल चाय भी ले आऊंगा मुझसे। ठीक है, संभाल के जाना और जल्दी आना। कुछ नहीं, ऋषभ चला गया। तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी मैंने तुमसे शादी की। पागल हो गया तुम? पर आज मैंने तुम्हें देखा, तुम कैसे उस रिसेप्शनिस्ट को देख रहे थे। रेहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी। मैं उसे नहीं देख रहा था, ट्रस्ट मी यार। गार्ड ने तो कहा था कि मेडिसिन शॉप यहीं कहीं होगी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। तू चाहे मुझसे कितना भी दूर भाग ले, इस धरती के आखिरी हद तक मैं तेरा पीछा करूंगी। आज मैं तेरे चेहरे से पर्दा हटा के ही रहूंगी। नागिन हूं मैं, नागिन। आ गई हूं मैं। जय भोलेनाथ। छह चेहरे, उनके विनाश के बाद जो 7वां असुर आएगा, उस असुर से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होगी। उन असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। आप? हाँ, मैं। क्या हुआ? झटका लगा? झटका लगा ये देखकर कि मुझे झटका क्यों नहीं लगा, ये जानकर कि तू एक नागिन है। माय डियर बेबी, मुझे पता था, मैं पहले से जानती थी कि तू एक नागिन है। मेरी बहू
एक नागिन है। तू अपनी सास के साथ खेल खेल रही थी ना, पर तू नहीं जानती थी कि तेरी ये सास तेरे साथ सास बहू का खेल खेल रही है। और देखना, खेलते खेलते कहां आ गए हम। अब तक तो हम सिर्फ सास बहू थी, है ना? मैं सास प्रथा। आओ ना बेटा, कैसी हो तुम? नाश्ता कर लिया? और तुम मेरी बहू? मम्मी जी, मैं ठीक हूं। हाँ, सास बहू का ये सिलसिला था, है ना? लेकिन आज पहली बार मैं अपनी असली रूप में तुझे अपनी असली रूप में देख रही हूं। पहली बार एक महाअसुर और एक नागिन आमने सामने। क्या हसीन रात है। हाँ, असुर तो तूने बहुत देखे और कुछ असुरों को तो तूने मारा भी है, लेकिन मैं हूं महाअसुर। महाअसुरों में क्या हुआ? ये जानकर कि मैं महाअसुर हूं शौक लगा क्या? लेकिन मैंने तो रॉक किया। जितने भी ये जो असुरों से तेरी मुलाकात हुई थी ना, उन सब से मैं काम करवा रही थी। लेकिन ये जो असुर थे ना, सारे चिल्लर पिल्लर थे। मेरा घर का एक पिलर मेरा पति परमेश्वर ललित गुजराल वो तो यही समझता है कि वो बॉस है और मैं उसके हाथों की कठपुतली। पर वो ये नहीं जानता कि वो एक कठपुतली है जिसे मैं अपने हाथों से नचवा रही हूं। खुद को असुरों का सरदार समझता है, खिलाड़ी समझता है वो, पर वो ये नहीं जानता कि पूरा का पूरा खेल मैं हूं। मैं सीमा गुजराल। अरे ये 4-5 असुरों को, मतलब ये चंटर पंटर को मारकर खुद को देश की मसीहा समझने लगे। मसीहा, असुरों से तेरी मुलाकात हुई है, लेकिन पहली बार एक महाअसुर का सामना हुआ है तुझसे। तू जहर तो मैं कहर। तू मुझसे आगे कभी नहीं जा पाएगी। देखा ना, देख लिया ना अपने पति ऋषभ का अंजाम क्या हुआ। इस देश का रक्षक, इस देश का गुरूर आज एक महाअसुर के हाथों खत्म। अब तो उसकी आखिरी सांसें भी नहीं चल रही होगी, खत्म हो गया है वो। क्या बोलता था वो? मॉम। अरे ये क्या, मेरा पति तो मर गया ना, तो अब इस मंगलसूत्र का क्या काम? चल निकाल, फेंक दे इसे। ओ, भारतीय नारी है ना, कोई बात नहीं, मैं ही इसे उठाकर। मंगलसूत्र को हाथ लगाने की सोचना भी मत सासू माँ, वरना ये बहू आपकी एक एक सांस निकाल देगी। और ये मंगलसूत्र निकालने की मुझे जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे पति अब भी जिंदा है, सही है, सलामत है। प्रथा सही बोल रही थी, कोई तो ऋषभ की जान के पीछे पड़ा हुआ है। सासू माँ, आपको क्या लगा था कि मुझे नहीं पता कि आप महासुर हैं? मुझे पता था, बस आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मेरी आंखों से आपके ममता का पर्दा तब भी हट गया था जब बस में उस फरिश्ते ने मुझे शेषनाग की किताब दी थी।
सासू माँ, एक डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। आज तक कभी नहीं सुना कि एक माँ अपने बेटे की जान लेना चाहती है, पर आप उसकी जान लेना चाहती है। क्यों? क्यों? वो बात छोड़, पहले तू मुझे बता कि तू नागिन होकर भी एक पत्नी की जिंदगी क्यों जीना चाहती है? मुझे क्या, लेकिन तुझे तो है मुझसे शिकवा। अब तू क्या करेगी? अभी तू जाएगी और ऋषभ को मेरे बारे में सारी सच्चाइयां बताएगी। हाँ। लेकिन ऋषभ तेरी बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। वो मुझसे प्यार करता है, विश्वास करता है। अंधविश्वास। फिर भी तुम जाओगी, मुझे पता है। तुझे जो करना है कर जा। एक मिनट, अगर तू वहां गई भी तो ऋषभ तेरी बात नहीं मानेगा, है ना? और अगर तू मुझे मारेगी तो तुझे नहीं पता चलेगा कि बाकी असुर कौन है, क्योंकि अगर मैं मर गई तो तू उन असुरों तक कैसे पहुंचेगी? पर आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपको मारूंगी सासू माँ? नहीं सासू माँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। आपकी उम्र तो काफी लंबी है अब, और आपकी इस लंबी उम्र में साए की तरह बन के मैं आपके साथ रहूंगी। अब तो तोड़े से भी ना टूटेगी ये सास बहू की जोड़ी। आराम से। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हनीमून पर गए थे ना? हाँ, जाम गए थे, वहां पे भाई का एक्सीडेंट हो गया तो वापस आना पड़ा। सोचा भी नहीं था कि वहां जाने के बाद ऋषभ का एक्सीडेंट हो जाएगा, और तुम सबको अपने हनीमून से इतनी जल्दी, सच में बहुत बुरा लगा। क्यों मम्मी जी, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपका बेटा है, घर वापस आ गया है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप तो माँ है, एक माँ से ज्यादा अच्छे से ख्याल एक बेटे का कौन ही रख सकता है? माँ, डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट बोला है। ये तो प्रथा ने इंसिस्ट किया, इसलिए हम सबको आना पड़ा। पता नहीं कौन था, एकदम से अटैक कर दिया उसने। अब छोड़ो ना इन बातों को, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मेरा बेटा सही सलामत वापस आया है। इससे बड़ी बात एक माँ के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। पर मम्मी जी, कितने बुरे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, अपने ही देश से गद्दारी करते हैं, अपने ही लोगों को चोट पहुंचाते हैं। पर अब आप घर पे हैं और यहाँ मैं हूँ। मैं हर वक्त आप पर नजर रखूंगी और किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। तुम लोग थक गए होंगे, एक काम करो, अपने अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मैं तुम सब के लिए खाना भिजवा देती हूँ। टेक रेस्ट बेटा, एंड आई लव यू। मैं अभी आई। लव यू। चलो। अब ये सासू माँ कौन सा नया तीर चलाएंगी? देखो ना प्रथा, आज हम दोनों साथ हैं, बिल्कुल अकेले। आज हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आज मुझे ये चोट लग गई। आज इस पल से ज्यादा, इस एहसास से ज्यादा बढ़ के आपकी हेल्थ है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रेहान और रितेश का खाना तो मैंने भिजवा दिया उनके कमरे में, और अब ऋषभ का खाना। वाह माँ,
हलवा की क्या खुशबू आ रही है, जल्दी खिलाओ। हाँ बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है। प्रथा तुम्हें पता है, जब भी मेरा मूड खराब होता है या मेरी तबीयत खराब होती है या मेरे को फीवर होता है तो माँ के हाथ का हलवा खा के इमीडिएटली सही हो जाता हूँ मैं। जैसे दिमाग को एक सुकून सा मिल जाता है। अरे माँ जल्दी दो ना हलवा। लो बेटा। नहीं, आप ये नहीं खाएंगे। क्यों? बस। क्यों नहीं खाऊंगा ये हलवा मैं? क्योंकि इसमें जहर है। मतलब मैंने इस हलवे में जहर मिलाया है? हाँ, मिलाया है। प्रथा ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ मेरे हलवे में जहर क्यों मिलाएंगी? वो मुझे मारना चाहती है। तुम ये कहना चाहती हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप ये हलवा नहीं खाएंगे। एक मिनट। प्रथा तुम यही कह रही हो ना कि मैंने इस हलवे में जहर मिलाया है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। देख लेना ऋषभ, तुम दोनों के सामने मैं ये हलवा खा चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं ना। अगर इसमें जहर होता तो मैं मर जाती। पता तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इस हलवे में जहर मिला सकती हूँ? कैसे सोच लिया तुमने? प्रथा मैं जानता हूँ अभी रिसेंटली बहुत कुछ हो गया इसलिए तुम थोड़ा पैनिक हो। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओ। ये मेरी माँ है, ये मुझे सपने में भी नहीं मारना चाहेंगी। यू अंडरस्टैंड? देखो देखो माँ कितनी अपसेट हो गई। Yes, of course. जब मैं इसे जहर खिलाऊंगी ना, इसे यकीन ही नहीं होगा कि मैंने इसे जहर खिलाया है। बस अब तुम देखती जाओ, सिर्फ देखती जाओ। हर रोज मैं इसे कोई ना कोई जहर जरूर खिलाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ, तुम्हें जो करना है जाके करो। जाओ ना। पर तुमने उससे नहीं पूछा जिसने तुम्हें ये किताब दी है? पता नहीं दीदी, कह रहा था कि कोई फरिश्ता है और फिर किताब देने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया। दीदी, इस किताब में ये तस्वीर ये किसी असुर वंश की लगती है। इस किताब में लिखा भी है, यह असुर वंश कालकीय के नाम से जाना जाता था। असुरों का वंश जो हमारे देश को तबाह करने पे तुला हुआ है। ये असुर वंश हमारे देश में सन 2000 में भी पाया जाता था, कुछ सालों तक। पर इस तस्वीर में सीमा की जवानी, लगता है इस रहस्य से जरूर मेरे अतीत का कोई रिश्ता है। शेष नागिन को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कहानी करोड़ों साल पुरानी है। ये तस्वीर देख के लगता है कि ये सीमा की जवानी की तस्वीर है। पर अगर ये सच में सीमा है तो वो इतने सालों तक जिंदा कैसे है? आखिर ये है कौन? अगर ये किताब 1902 सन की है या फिर 1942, तो उस हिसाब से तो इस समय सीमा की उम्र 150 या 130 साल होनी चाहिए। प्रथा, अगर इस तस्वीर में वो 20 साल की थी 70 साल पहले, तो इसका मतलब वो अब लगभग 90 साल की होनी चाहिए। लेकिन वो 90 साल की लगती ही नहीं है। उसका राज क्या है? किताब की इस तस्वीर से उसका क्या संबंध है? आखिर उसका मकसद क्या है? उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि मेरा मकसद क्या है। ये आज का नहीं,
सदियों का षड्यंत्र है। उसे तो यही लगता है कि मुझे नागमणि चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे नागमणि नहीं, कुछ और ही चाहिए। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूं और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मैं महाअसुर क्यों बनी। तुमने ऋषभ को मारने की कोशिश की? सवाल तो अभी यही है दीदी कि आखिर एक माँ अपने बेटे को मारना क्यों चाहती है, और यहाँ तो ऐसी कोई वजह दिख भी नहीं रही कि उसे अपने बेटे की जान लेनी पड़े। कुछ तो है दीदी, जो है बस हमें दिख नहीं रहा, और मैं पता लगा के रहूंगी कि वो राज आखिर है क्या। गंदी आंटी हो तुम, बहुत गंदी आंटी हो। तुमने अपने बेटे को मारने की कोशिश की है तुमने। शट अप। मैंने कहा शट अप। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो ना, कोई ना कोई यहाँ जरूर आ जाएगा। सुनो, याददाश्त खोने का नाटक तुम सबके सामने करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना। घर वालों को यही लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हें इस हाल में मैंने रखा है क्योंकि इससे मुझे फायदा है, और इसी नौटंकी की वजह से आज तुम्हारी जान बची है, समझे तुम? लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ याददाश्त खोने का नाटक करना था तुम्हें, लेकिन तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो किस मकसद के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। जानते हो ना? तुम्हें जो करना है, जिसके साथ करना है तुम करो, मगर प्लीज प्लीज ऋषभ के साथ कुछ मत करना, प्लीज। अगर मेरा लाडला बेटा मेरे बीच नहीं आया होता तो आज नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए ऋषभ को मत मारना। सुनो, तुम्हें ना यंग लड़के की एक्टिंग करने के लिए कहा है मैंने, लेकिन जिस तरह से तुम फ्लर्ट कर रहे हो ना लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लेकिन एक बार मेरी तरफ देखो, किस स्वैग के साथ मैं ये रोल निभा रही हूँ, और तुम्हें भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एक हंटर से फंटर वाली खिलाड़ी बना दिया मैंने, बनाया ना? लेकिन ये सब कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम एक नंबर के लल्लू हो। लल्लू, तुम्हें नहीं पता कब क्या करना है, नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अपने बेटे को मारने नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है, नहीं मारूंगी मैं, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा बीच में आया तो। अरे किस तरह की माँ हो तुम? अब हमें इस माँ की पूरी कहानी पता करनी होगी। सीमा, वो हमारा बेटा है, अपना बेटा है। I said shut up। हमारे कोई बच्चे नहीं होते, कोई अटैचमेंट नहीं होता, हमारे सामने सिर्फ लक्ष्य होता है। लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या है, उसका सच मैं सामने लाऊंगी। ये तस्वीर तुमने कहीं देखी है? कहाँ देखी है? वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये तस्वीर कहीं देखी है प्रथा। क्या लगता है कहाँ देखी होगी? शायद मैंने नागमल में देखी, लेकिन नागमल में मैंने कहाँ देखी भी मुझे याद नहीं है। दीदी, हमें इस कहानी के तह तक जाना होगा। सीमा हमारे लिए एक राज बन चुकी है, जिससे पर्दा हमें उठाना ही होगा। पर कैसे? दीदी, मुझे एक रास्ता मिल गया है जिससे हम उसका सच पता लगा सकते हैं। कौन सा रास्ता? दीदी, सीमा हर गुरुवार मंदिर जाती है। हाँ। वो हमें कहती तो है कि वो मंदिर जा रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मंदिर नहीं जाती।
बस उसे उस मंदिर जाने से हमें रोकना है। वही मिलेंगे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब। इस गुरुवार जब वो मंदिर जाएगी और जब हम उसे रोकेंगे तब हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, या फिर हम ये पता लगा लेंगे कि वो क्या करने वाली है, वो क्या करना चाहती है। कल गुरुवार है, कल मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं ऋषभ को मार दूंगी और उस शेष नागिन को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ भी पता नहीं चलेगा। मम्मी जी आप मंदिर जा रही है? ये इतनी चहक क्यों रही है? मम्मी जी आई एम सॉरी, मैंने आपसे कल बहुत बदतमीजी से बात की, इसी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और इसीलिए आज आपके साथ मंदिर चलना चाहती हूँ ताकि भगवान के सामने खड़ी होकर आपके पैर छू के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान के सामने आप जैसा शैतान, मेरा मतलब भगवान के सामने आप जैसा भगवान ही खड़ा रह सकता है। वो प्रथा बेटा, वो क्या है ना, हर साल ये व्रत मैं अकेली ही रखती हूँ, इसलिए आज भी मैं अकेली ही जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आज मैं चाहती हूँ कि मैं और ऋषभ जी हम दोनों आपके साथ मंदिर चले। देखिए ना ऋषभ जी को कितनी चोट लगी है और एक आप ही है जो इनके बारे में इतना सोचती है, तो आपके साथ साथ मंदिर में ऋषभ जी को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए आज हम दोनों आपके साथ मंदिर आना चाहते हैं। वैसे कौन से मंदिर जा रहे हैं आप? भैरव बाबा मंदिर। अब आज के दिन मैं वहां अकेली जाती हूँ। अब कहाँ तुम दोनों इतनी दूर आओगे, छोड़ो ना। नहीं नहीं मम्मी जी, आज तो आपको मुझे और ऋषभ जी को आपके साथ मंदिर ले जाना ही होगा। क्यों ऋषभ जी? हाँ माँ, प्रथा बिल्कुल सही कह रही है। इनफैक्ट कितने दिन हो गए मैं आपके साथ मंदिर ही नहीं आया। आप हैं जो हर गुरुवार पर मंदिर जाती है और मैं ऐसा बेटा हूँ कि मैंने कभी पूछा ही नहीं कि मैं आपके साथ चलता। आई नो बेटा, लेकिन तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो ना। जस्ट अ सेक। हेलो, क्या आप कहना चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल अटैक नहीं था? जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया वो लोग हॉस्पिटल में हैं और उसके बाद हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। वो हमारी आर्मी के खिलाफ थे और हमारे ऑफिसर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, तो इंक्वायरी की गई। ये बात बहुत सिंपल और क्लियर है कि ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी रॉबरी करना उनका काम नहीं था। उसी दिन तुम पर अटैक हुआ जिस दिन तुम शॉप में गए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उन्हें पता था कि तुम वहां आने वाले हो। पर वो हो कौन सकता है? मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के पीछे पड़े हैं। हमें यह तो पता था कि कुछ लोग देशद्रोही थे जिसे एक मसीहा, एक सच्चे देशभक्त ने आइडेंटिफाई करके मार दिया। और अब ये बात सामने निकल कर आई है कि जिन लोगों का सफाया हुआ था उनमें से एक बहुत बड़ा देशद्रोही एक्टिवेट हुआ है, जिसे पता है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो और इसके लिए वो तुम पर अटैक कर रहा है। कोई बात नहीं चीफ, उन्हें मुझ पर अटैक करने दीजिए, मैं देख लूंगा। क्या हुआ बेटा? माँ, वो जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। क्या? कुछ नहीं, वो जानते नहीं है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोचा है वो सब तुम पाओ। मम्मी जी, ऐसा कैसा आशीर्वाद? माँ तो हमेशा अच्छा ही सोचेगी ना। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपने इनके लिए जो भी सोचा है वो सब आपको मिल जाए, क्योंकि ये जो भी करते हैं सब आपके लिए तो कर रहे हैं। ये तो हाँ, ये वो बालाजी मंदिर है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। पर आपने तो कहा था कि आप भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं।
क्या वो प्रताप रुक क्यों गई? अंदर चलो ना। आप अंदर चलिए, मैं पूजा के लिए फूल लेके आती हूँ। तू इस मंदिर में नहीं आ सकती प्रथा, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ गरुड़ देव का राज चलता है और कोई नागिन इस मंदिर में पैर नहीं रख सकती। ऋषभ बेटा आओ चलते हैं। दीदी, हम इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? गरुड़ बालाजी के वाहन है और गरुड़ों से हमारी सालों पुरानी दुश्मनी है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। अब दीदी, सीमा ने हमसे झूठ बोला। भैरव बाबा का मंदिर बोल के यहाँ बालाजी के मंदिर ले आई है। उसने हमारी शय को मात दी है। वो जानती है कि मैं इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। अब वो ऋषभ भी मंदिर के अंदर कोई ना कोई वार जरूर करेगी। मुझे ऋषभ जी को बचाना है किसी भी हाल में।